आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और ओआई ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। और इस वीडियो के एंड तक हम ये सीखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस में क्या रिलेशन होता है, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। इन सब के हम कंसेप्ट देखेंगे और एकदम बेसिक्स इसको सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का कहाँ यूज़ होता है और ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, जैसे आपको पता है कि मार्केट में दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है इक्विटी मार्केट या फिर आप उसको कैश सेगमेंट बोल सकते हैं, और दूसरा होता है डेरिवेटिव्स। देखिए, डेरिवेटिव्स में होता है फ्यूचर, ऑप्शन, और फिर हमें और भी सेगमेंट होते हैं जैसे होता है कमोडिटी और करेंसी। तो देखिए, जो ओपन इंटरेस्ट का जो यूज़ किया जाता है वो डेरिवेटिव सेगमेंट में किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कि क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट का नया ऐड होना, तो ये सब हम डेरिवेटिव सेगमेंट में देखते हैं। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट समझने से पहले एक छोटा कंसेप्ट और देखते हैं। देखिए, जैसे हम इक्विटी या कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर एक बायर है। इस बायर ने कुछ शेयर्स खरीदे, तो यहाँ पर एक सेलर भी होगा। तो इस बायर ने इस सेलर से कुछ शेयर्स खरीदे, ये हम इक्विटी सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस ट्रांजेक्शन में मान लीजिए बायर के पास 100 शेयर्स आ गए। देखिए, इस ट्रांजेक्शन के बाद कैश सेगमेंट में जिस भी स्टॉक के ये शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए प्राइस उस स्टॉक का कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाता है, तो उससे जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ अब बायर को होगा। ये सेलर के पास तो अब जो भी शेयर्स थे उसने इसको बेच दिए, तो सेलर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा स्टॉक के प्राइस का, वो चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। सिर्फ बायर्स के पीएनएल पर इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस के मूव करने का। तो ये हमने बात करी कैश सेगमेंट में इक्विटी पे। हम यहाँ पे इंट्राडे की ट्रेड की बात नहीं कर रहे, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए, ये कंसेप्ट को आप याद रखिए। अब हम देखते हैं कि डेरिवेटिव्स में क्या होता है। डेरिवेटिव्स में अब हम फ्यूचर सेगमेंट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बायर है, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना। जैसे हमें पता है कि डेरिवेटिव्स में शेयर्स लॉट में ट्रेड होते हैं, तो मान के चलते हैं यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना और इसमें एक लॉट ट्रेड हुए। तो अभी बायर और सेलर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, बायर ने ये कॉन्ट्रैक्ट सेलर से लिया है। जैसे अभी हमने कैश सेगमेंट का एग्जांपल लिया था, उसमें अगर सेलर अपने शेयर्स बेच देता है तो उसके बाद प्राइस में कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो उससे सिर्फ बायर पे इम्पैक्ट पड़ता है। सेलर की कोई पोजीशन नहीं होती, वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर चुका होता है। पर देखिए, जब डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिस पॉइंट पर एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है दोनों के बीच में, उस पॉइंट से दोनों ही बायर और सेलर की पोजीशन एक्टिव होती है जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ना हो जाए या फिर क्लोज ना किया जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन होगा, बायर को भी इम्पैक्ट पड़ेगा और सेलर को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हम फ्यूचर सेगमेंट की बात करें तो मान लीजिए प्राइस ऊपर मूव करना शुरू होता है, तो इस केस में बायर को होगा प्रॉफिट और यहाँ पर सेलर को होगा लॉस। देखिए, इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने कैश सेगमेंट में देखा कि सेलर ने जब अपने सारे शेयर बेच दिए तो उसके बाद उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसके पीएनएल पर, प्राइस चाहे कहीं भी मूव करें। इस केस में जब एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहता है, ओपन का मतलब होता है वो एक्सपायर नहीं किया गया या फिर क्लोज नहीं किया गया है, तो उस केस में बायर और सेलर दोनों के पीएनएल को इम्पैक्ट करता है प्राइस। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये डेरिवेटिव का केस होता है। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बेसिक पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्लोज की जाते हैं, एक्सपायरी क्या होती है। तो देखिए, ये आप छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहता है तो इसका मतलब बायर और सेलर दोनों की पोजीशन एक्टिव होती है। इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुआ है, तो अभी हम बोलेंगे कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, ये सेटल नहीं किया गया है। देखिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रेड होता है तो उसके पीछे बायर भी होता है और सेलर भी होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि बायर और सेलर दोनों की पोजीशन चल रही है, तो हम उसको बोलते हैं ये एक एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये एक ओपन इंटरेस्ट है। तो चलिए अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जैसे वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड इन ए गिवन पीरियड, और ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्टिव और नॉट सेटल्ड। देखिए, एक्टिव का मतलब अभी हमने देखा उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बायर और सेलर दोनों की पोजीशन अभी एक्टिव है, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी क्लोज नहीं किया गया है। तो चलिए अभी हम इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे हमने अभी बात करी कि बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये बायर और सेलर एक दूसरे पर डिपेंड है। देखिए, बायर जब चाहे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकता है और सेलर जब चाहे अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकता है। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते अपनी पोजीशन एग्जिट करने के लिए। तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बायर इस कॉन्ट्रैक्ट पर लॉन्ग है और सेलर साइड के लिए हम बोलते हैं कि सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट पर शॉर्ट है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पर्सन है, तो उसने 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए और एक बायर है तो एक उसके सामने एक सेलर भी होता है। तो यहाँ पर एक पर्सन है बी, उसने 10 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, सेल किए। तो अब हम यहाँ पे इस कॉलम में देखेंगे ये है OI, मतलब कि अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर हुए 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय साइड और यहाँ पर बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर रखा है, तो यहाँ पे हुए 10 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो टोटल हमें OI हम देखें तो हमारे पास टोटल OI होता है 10 कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि देखिए एक बायर के साथ एक सेलर भी होता है सामने। तो देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है कि बायर डिसाइड करता है कि वो 2 क्वांटिटी और ऐड करेगा, 2 और कॉन्ट्रैक्ट बाय करें। और मान लीजिए बी ने कुछ नहीं किया
और एक सी, एक थर्ड पर्सन ने यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट सेल करें। तो देखिए अब इस दिन के लिए हम इसको डे 2 मानते हैं, ये डे 1, ये डे 2। तो देखिए अब डे 2 के एंड तक ए के जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 12, क्योंकि देखिए उसने लास्ट टाइम जो डे 1 पर 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए थे उसको एग्जिट नहीं किया, उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट और ऐड कर दिए, यहाँ पे हो जाएंगे 12। बी ने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे उसके जो प्रीवियस जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे उसने उसको क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे हमें 10। और सी ने आज 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे, तो टोटल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे 12। तो आप देख सकते हैं अगर हम कंपैरिजन करें OI का तो चेंज ऑफ OI कितना हो जाएगा। देखिए डे 1 पर थे 10 कॉन्ट्रैक्ट, डे 2 पे हुए 12, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज इन OI जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 2 कॉन्ट्रैक्ट का। मान लीजिए अब डे 3 होता है, डे 3 पर ए डिसाइड करता है कि वो अपनी पोजीशन क्लोज कर देगा, तो ए मार्केट में आया, उसने अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप कर रखे थे वो सब एग्जिट कर देता है, तो 12 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करता है। बी भी अपने 5 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर बी 5 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करता है। देखिए लास्ट टाइम जो बी था वो 10 कॉन्ट्रैक्ट पर शॉर्ट था, अगर उसको अपनी पोजीशन क्लोज करनी है तो उसको लॉन्ग करना होगा, मतलब बाय करना होगा, तो उसने 5 कॉन्ट्रैक्ट बाय करें। और सी ने कुछ नहीं किया, और एक 4th पर्सन जो डी हुआ उसने 12 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करें, और एक ई जो 5th पर्सन ने यहाँ पर 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करें। तो देखिए यहाँ पे जो ए की जो पोजीशन थी वो हो जाएगी 0, उसने जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे क्लोज कर दिए। बी ने अपने 5 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए, तो यहाँ पर उसके पास बचे 5 शॉर्ट। सी ने कुछ नहीं किया, जो उससे कॉन्ट्रैक्ट थे जो 2 शॉर्ट कर रखे थे वही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहेंगे 2 शॉर्ट। और डी ने एक न्यू पोजीशन क्रिएट करी, तो यहाँ पर 12 लॉन्ग, और ई ने 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करें। तो देखिए अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे 12। देखिए अब जो हमारे पास टोटल रहा 12 कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहे, तो आप देखेंगे डे 2 के कंपैरिजन में डे 3 में कितना चेंज आया। तो आप देखेंगे कि जितने कॉन्ट्रैक्ट डे 2 पर थे उतने ही कॉन्ट्रैक्ट डे 3 पर हैं, तो चेंज ऑफ OI हो जाएगा 0, कि कोई नई पोजीशन क्रिएट नहीं हुई। डे 1 से डे 2 पर हमने देखा था 2 नए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुए, पर डे 2 से डे 3 पर हमने देखा यहाँ पर एक भी नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुआ है। तो चलिए अब इसको और एक्सटेंड करते हुए देखते हैं कि डे 4 पर कैसी सिचुएशन रहती है। देखिए जैसे हमने देखा था कि डे 3 पर ए ने अपनी सारी पोजीशन एग्जिट कर दी थी, तो मान लीजिए डे 4 पर पर्सन बी भी डिसाइड करता है कि वो अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा। उसने 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर रखे थे, तो अब उसको एग्जिट करने के लिए 5 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करने होंगे। और सी भी डिसाइड करता है कि वो भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर देगा, तो उसको 2 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करने पड़ेंगे। ये अपनी पोजीशन एज इट इज रखता है, वो एग्जिट नहीं करता, ना ही ऐड करता। और डी डिसाइड करता है कि वो अपनी 7 पोजीशन मतलब 7 कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट कर देगा, तो क्लोज कर देगा, तो वो यहाँ पर 7 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर देता है। तो अब देखिए डे 4 के एंड तक ए की पोजीशन हुई 0, बी की पोजीशन भी हुई 0, और सी की भी हुई 0, और डी ने अपने 7 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए थे, तो उसके पास रिमेनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट बचे वो बचे 5 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग कर रखे थे। आप नेट बेसिस पर देखेंगे कि डे 4 पर हमारे पास कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहे। ए बी सी ने तो अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए, तो हमारे पास जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट रहे वो 10 रहे। तो हम बोल सकते हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ वो -2 का हुआ। डे 3 पर 12 थे और डे 4 पर 10 हो गए। देखिए ये जो नंबर दिखाता है ओपन इंटरेस्ट, ये बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो सेटल नहीं हुए। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम इसको बोल सकते हैं कि कितनी पोजीशन एक्टिव है। ऑप्शन में कैसे ओपन इंटरेस्ट रीड करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उस केसेस में आप देखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर दूसरे स्ट्राइक प्राइस से कंपैरिजन में ज़्यादा पोजीशन ओपन है, तो हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा एक्टिविटी उस स्ट्राइक प्राइस पर हो रही है। तो उसके बेसिस पे हम अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और प्राइस से क्या रिलेशन रहता है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ प्राइस, यहाँ पे हुआ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे उसका कंक्लूजन हमें क्या निकलेगा। देखिए मान लीजिए प्राइस इंक्रीज होता है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होता है, इसका मतलब प्रीवियस डे से कंपैरिजन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो भी इंक्रीज होता है। तो हम समझते हैं कि ये यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा रही है। ये भी हम फ्यूचर सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसी को लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। मान लीजिए प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक बेयरिश साइन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं और लोग न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहे हैं। देखिए अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं, हम ये एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि तो इस कंक्लूजन को कैसे क्रॉस चेक किया जाए बाकी दूसरे सेगमेंट से कंपैरिजन करके। अभी हम ये देख रहे हैं कि प्राइस और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज और डिक्रीज होने पर क्या सेंटीमेंट होता है। देखिए तीसरा आता है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब
कि प्राइस के इंक्रीज होने पर लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है कि प्राइस ये जो ऊपर जा रहा है ये आगे और कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये हमें दिखाता है कि सेंटीमेंट वीक है, बेयरिश है। देखिए अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है और लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि प्राइस ने अपना एक बॉटम बना दिया है, अब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, तो वो अपनी पोजीशन अब एग्जिट कर रहे हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि बुलिश साइन है या बुलिश सेंटीमेंट है। तो चलिए इसको भी एक चार्ट के फॉर्म में भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला केस लेते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और चेंज इन OI भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि प्राइस यहाँ से और आगे मूव कर सकता है। देखिए सेकंड केस लेते हैं कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर चेंज इन OI डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि इस प्राइस पर लोगों को लग रहा है कि प्राइस आगे मूव नहीं कर सकता, तो चांसेस है कि यहाँ से प्राइस नीचे रिवर्स कर सकता है। थर्ड केस में हमने देखा था कि प्राइस नीचे डिक्रीज कर रहा है और चेंज इन OI इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है प्राइस जैसे से नीचे मूव कर रहा है लोग अपनी पोजीशन और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि प्राइस और नीचे मूव कर सकता है, कंटिन्यूशन आगे और कर सकता है। फोर्थ केस ये है कि प्राइस नीचे मूव कर रहा है और चेंज इन OI डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस के नीचे मूव करने पे लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो देखिए इसको फैक्ट की तरह मत सोचिए, इसको पॉसिबिलिटीज की टर्म में सोचिए, क्योंकि देखिए मार्केट कंडीशन के हिसाब से और हम जब और एनालिसिस करेंगे, इनको रिलेट करेंगे बाकी पैरामीटर से, उस सिचुएशन के हिसाब से कंक्लूजन क्रिएट करना पड़ता है। बेसिक के लिए हमें ये एज्यूम्पशन लेके चलते हैं कि ये पॉसिबिलिटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए ये वीडियो अगर आपको एडवांस लगे, आप इस ऑप्शन सीरीज़ को शुरू से देखिएगा। इसकी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे हमने बेसिक से कवर कर रखा है कि पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है। आने वाली वीडियोस में जब हम चेन में एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है और बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल का क्या इंपैक्ट होता है, प्रीमियम क्या होता है। ये बेसिक नॉलेज होने के बाद ही जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।